नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों हम लोग अपने नए वाले फीड यूनिट के पास हैं और ये जो है ये रांची की गाड़ी है, लोड होके जा रही है आज। मैं कहा थोड़ा अपडेट कर देंगे तो रांची के जो मित्र हैं, क्योंकि नई नई जगहें हैं और नया पूरा स्टेट ही है, तो रांची और उसके अगल बगल के जो ज़िले हों वो श्रीवास्तव जी हैं, वो उमेश श्रीवास्तव जी वो मैनेज कर रहे हैं, तो उनसे संपर्क कर लेंगे, हमसे नंबर ले लेंगे श्रीवास्तव जी का और वहाँ मैनेज किया जा सकता है। सुमन डेयरी करके उनकी डेयरी फार्म भी है उनके पास 50 गायों का, और श्रीवास्तव जी मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इधर ये बनारस की गाड़ी है, ये तो हमेशा ही जाती रहती है, हर 5वें दिन लगभग हमारे पास से 5वें दिन, चौथे दिन, 6वें दिन, तो ये भी गाड़ी निकलने वाली है बनारस की, जो है ये लोड हो चुकी है। और अब थोड़ा अच्छी हो गई है व्यवस्था। पहले हम लोगों की बेचारी ये घरेलू वाली फीड यूनिट थी जिस पर हम लोग काम करते थे, लेकिन अब थोड़ा राहत हो गई है। उधर भी जो हमारा पोल्ट्री का जो ब्रूडर हाउसेज हुआ करते थे, सेट थे हमारे, वो भी धीरे धीरे हम लोग गोडाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बन रहे हैं, लेकिन ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आगे चल के मैं थोड़ा साफ़ सफाई हो जाए बेहतर तरीके से और थोड़े गमले वगैरह लग जाए, तो मैं फिर अच्छे से वीडियो बनाएंगे और जिक्र करेंगे एक बार करके। लेकिन आज जा रही थी रांची गाड़ी, तो मैं कहा थोड़ा अपडेट दे देंगे, और जिन मित्रों को जानकारी नहीं है वो जुड़ जाएंगे रांची वगैरह से। और मैं थोड़ा भीतर भी चलता हूँ, ये गाड़ी लोड हो रही है रांची वाली। उधर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वो चल रहा है, इधर इनकी लोडिंग चल रही है। इधर आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। इसका साउंड हमने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, जिससे कि आपको एक्सप्लेन कर पाएँ इस वॉइस ओवर में। तो उधर एक सज्जन जो बैठे हुए हैं वो तौलवाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और इधर एक टीम होती है जो रेडी मटेरियल को निकाल के लाती है, और ये लोडिंग वाले लोग हैं। हमने शायद इसमें से 2 विजुअल थोड़े मिक्स हो गए हैं, एक बनारस वाली लोडिंग गाड़ी का भी लोडिंग इसमें जुड़ गया है और रांची वाली का भी है, कोई बात नहीं। और ये हमारा जैसे नई फीड यूनिट हो गई, और हमारी पुरानी एक हमारे पास स्टोरेज था, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो हमें दोनों यूनिट पास हो जाने से थोड़ा उससे मटेरियल लेने में भी आसानी हो जाती है। तो कुछ मटेरियल उसमें भी रखा होता है। जो ज़्यादा लगने वाले मटेरियल हैं, ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ होने वाले, वो आगे की तरफ होते हैं, और जो पीछे की तरफ होते हैं, जैसे इधर मस्टर्ड खली दिख रही है, इधर DORB किनारे साइड में दिख रही है, और शायद इधर कोई DDGS होगा एक, इसी तरह से है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको और स्टोरेज वगैरह हम लोगों ने बनाया है। धीरे धीरे हम लोग पोल्ट्री के शेडों को ग्रेजुअल कन्वर्जन कर रहे हैं, जिससे हमारा स्टोरेज थोड़ा सुविधाजनक हो सके, जिसमें 20-25 दिन का, 1 महीने का स्टॉक आराम से रखा जा सके। तभी आगे चल के सहूलियत से निश्चिंत होकर हम लोग काम कर पाएंगे। तो मैं बाहर आता हूँ इस यूनिट से, और हम लोग फिर बाहर देखते हैं। ये ट्रक भी निकलने वाली है, फर्स्ट हाफ में लोड हो गई। तिरपाल वगैरह बांधने में 1-1.5 घंटे इनके लग जाते हैं बरसात के मौसम में। अभी भी काम वगैरह हो ही रहा है हर तरफ। इधर ये बाईपास पैड वगैरह है, इधर मस्टर्ड DOC होगी शायद, ये मस्टर्ड DOC है। उधर मक्का लगा हुआ है पूरा लाइन से। इस गेट से शायद नई विजिबिलिटी आएगी दूसरे वाले। अब थोड़ा प्रोडक्शन मैनेजमेंट थोड़ा राहत भरा हो गया है। इधर जेनसेट वगैरह पीछे जैसे सिस्टम चल रहा है। इधर बाहर ढक के रखा हुआ है अभी मार्बल पाउडर वगैरह, जो कैल्शियम के रूप में इस्तेमाल होता है। इधर ये यूनिट है, इस साइड से भी गेट है इस यूनिट में। इधर
क्योंकि मक्के का स्टोरेज है, इधर मक्का वगैरह रहती है। ये हमारा पहले ये आगे तक भरा होगा, इसमें कूलर हाउस हुआ करता था, इसमें हम लोगों ने बना लिया स्टोरेज। नाली में तुम लोग गिर रहा है क्या? आगे कहाँ भरती जा रही नाली अनाज से। जो कहीं अगर थोड़ा बहुत गीला हो गया तो हटा लेना, इधर लेते जाना, उसमें मत मिला देना। और इसके ऊपर भी काम हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा उधर लेबर क्वार्टर वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि अब लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे यूनिट के लिए। बाहर से पल्लेदारों की टीम भी एक बिहार से आई है, उनके लिए भी रहने की जगह बनाई जा रही है। दोस्तों प्रयास किया जा रहा है धीरे धीरे सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने का। आने वाले समय में आशा कर रहे हैं हम लोग और बेहतर नतीजा दे पाएंगे, क्योंकि बेहतर का मतलब बस वही है कि हम लोग थोड़ा इसको स्पीड अप कर पाएंगे। कभी किसी का फीड पहले होता था कि लेट हो रहा है, 2 दिन नहीं मिल पाया, वो सब वो सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा आने वाले समय में। ये हमारा पुराना जो सेट था वो हो गया, प्रोडक्शन सिस्टम वो बंद है। इधर से भी गेट, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ ट्रेलर नहीं घूम पा रहे, इधर से स्लाइडर गेट बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। और ये पुराना जेनसेट है, पुराने सिस्टम को चलाता था, ये 62-63 kVA था, उधर 125 kVA नया वाला जो है। और ये हमारा पोल्ट्री का सेट था, इसको हम लोग स्टोरेज में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आने वाले समय में बेहतर प्रबंधन की तरफ बढ़ने का इंतजाम पूरी तरह से है, और चीज़ें और बेहतर और सुकून से हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग उसका वो देखते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कल डीसीपी वाला, वो मैं ऐड कर दूंगा। वीडियो तो बन गया था पानी बरसने बंद होने के बाद, तो डीसीपी वाला भी इसके बाद ऐड कर दूंगा, वो मुद्दा भी जिक्र हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वो डीसीपी वाला जो मुद्दा है उससे भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा समझने सोचने का। तो देखते हैं उसके बाद ऐड करके। कोई गायकवाड़ जी है अपने मित्र, उन्होंने लिखा हुआ था कि सर डीसीपी कितना डालना चाहिए, डीसीपी का परसेंटेज फीड में कितने % डालना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मुझे लगा, तो मैं इसको जिक्र करना चाहता हूँ। देखें क्या है गायकवाड़ जी और मित्र भी समझें कि डीसीपी कितना डालना है, कितने % डालना है। ये बड़ा मतलब डीसीपी डालते हैं फास्फोरस के लिए, और फास्फोरस वगैरह इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, तो ऐसे नहीं कुछ भी आप डाल दो कितने % डाल सकते हैं, फिक्स नहीं होता है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ भी इंग्रेडिएंट, मतलब जैसे आप मक्का डालते हैं, सोया डीओसी डालते हैं, मस्टर्ड डीओसी डालते हैं, राइस पॉलिश डालते हैं, डिवाइल्ड राइस ब्रांड डालते हैं अपने फीड में, कुछ भी डालते हैं तो सभी में फास्फोरस होता है दोस्तों। और फास्फोरस जो है हर एक अनाज में, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि कितना फास्फोरस है उस अनाज में, वो एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है कि उस फास्फोरस का आपका जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब गाय है, मुर्गी है, गाय है या गाय का बच्चा है, वो कितना उस फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। तो क्या होता है कि जैसे देखें कि जैसे मुझे याद है मुर्गियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुर्गियों में क्या होता है कि आप मक्का डालोगे तो मक्के में एक तो फास्फोरस हो गया, लेकिन हमारे कंसर्न का जो मुद्दा है वो है अवेलेबल फास्फोरस कितनी है। जो टारगेटेड एनिमल है आगे या बर्ड है आगे, उसको उसके लिए उस मक्के में से कितना फास्फोरस मिलेगा। तो बर्ड के लिए होता है 0.13%, जो भी फास्फोरस उसमें उपलब्ध है उसका अवेलेबल फास्फोरस, उसमें आप मान सकते हैं कि अवेलेबल फास्फोरस मक्के में 0.13% है लगभग। उसी तरह से आप सोया डीओसी लोगे 0.25% होगा, आप राइस पॉलिश डीओआरबी लोगे तो 0.15, डीओआरबी में 0.18%, अलग अलग % है दोस्तों। वो थोड़ा सा मतलब समझा जाए। अब देखिए गाय के अपने डेयरी फार्म के सिलसिले में मैं जिक्र करता हूँ आपको कि जैसे आपने पूछा कि कितना डीसीपी डालना चाहिए। अब ये इतना आसानी से इसलिए इसका जिक्र नहीं किया जा सकता, या आप डिसीजन इसलिए इतना आसानी से इसका नहीं ले सकते हैं कि समझिए कि जैसे मान लीजिए कि गाय है, गाय में आपका र्यूमेन विकसित है, तो गाय में जनरली क्या होता है कि हमने देखा है कि डॉक्टर साहब लोग, हमारे पास डीसीपी हमेशा पड़ी है तो लेकिन ऐसा नहीं कि डीसीपी पड़ी है तो आपने परसेंटेज फिक्स कर लिया कि 1% डालेंगे, आधा % डालेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप जब फार्मूलेशन करते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट अपने जो आपके पास अनाज खलियाँ हैं सब इस्तेमाल करने के बाद
अगर आपका सिस्टम हाई एंड सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे फीड फॉर्मुलेशन कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह सब लोग, तो उस पर मान लें फॉस्फोरस कम हो रहा है तो वो उनको एक अलग कलर में ब्लिंक होना है कि फॉस्फोरस कम है, आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा डीसीपी के थ्रू फॉस्फोरस का। लेकिन जनरली क्या होता है कि अडल्ट पशु में आप अगर अच्छी फीडिंग करें, जैसे आज के डेट में हम लोग की फीड में 38% मेज़ है, मान लीजिए मक्का है, तो वो परसेंटेज मेज़ या आपकी खलियाँ वगैरह मिलके जो अवेलेबल फॉस्फोरस उपलब्ध कराती हैं आपके पशु को, वो अलग से फॉस्फोरस ऐड करने की ज़रूरत नहीं रखता है। तो और वैसे भी आप जो मिनरल वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कैल्शियम फॉस्फोरस होता है थोड़ा थोड़ा, तो सब मिला के वहाँ ज़रूरत खत्म हो गई तो नहीं यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड किया कि हमको समझ के चलें कि 1% यूज़ करना तो हम यूज़ कर देंगे। वही मैं देखता हूँ, ध्यान समझिएगा, वही मक्का है उसमें अच्छा खासा फॉस्फोरस होता है मक्के में, और काफ के फीड में समझें कि काफ के फीड में अडल्ट काऊ फीड से ज़्यादा मक्का इस्तेमाल होती है समझें, और उसके बावजूद भी काफ में अलग से डीसीपी डाला जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब केवल ये है कि वहाँ र्यूमेन काफ में विकसित ना होने के कारण उस जो फॉस्फोरस उपलब्ध थी मक्के में, उसका अवेलेबल फॉस्फोरस का परसेंटेज इतना कम है कि आप उसको अलग से डीसीपी दे के ही वो फॉस्फोरस सप्लीमेंट कर सकते हो। तो मित्र यही कहना चाहते हैं कि यही मजबूरी है कि जैसे ऐसे बड़ा डिसाइड करना बहुत कठिन खेल है कि मतलब आप 1% डाल दीजिए, कहीं ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं ज़रूरत है। जैसे काफ में आपको डालना पड़ेगा, र्यूमेन ना होने के कारण फॉस्फोरस मक्के में आपके खलियों में होते हुए भी अवेलेबल फॉस्फोरस बहुत कम हो पाती है। तो आप डीसीपी वगैरह काफ फीड में देखोगे जो नॉर्मली डीसीपी सप्लीमेंट की जाती है अलग से। और अडल्ट फीड में अगर आपका फीड अच्छा है और नॉर्मली हर चीज़ में फॉस्फोरस होती है तो नॉर्मली ज़रूरत खत्म हो जाती है। आप अगर मिनरल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो बची खुची ज़रूरत भी वहाँ से चली जाती है। मिनरल मतलब जो कंबाइंड मिनरल फॉर्मुलेशन है, बेस्टामिन यूज़ कर रहे हो, अगर कारगिल से वेटकेयर से आप जुड़े हो तो या इंटास है, वर्बैक है, जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो मिनरल, तो वो वहाँ ज़रूरत ख़त्म कर देता है समझ लें। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि अब हम सोचें कि जैसे अगर हम आँख मूंद के कुछ भी डाल सकते हैं, चलो ज़रूरत होगी तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा करने में एक थोड़ा खतरा है कि ध्यान समझिएगा कि शरीर और पशु के बॉडी में और पशु के ब्लड में लगभग हर आपके मिनरल्स का प्रोपोर्शन, मतलब कितना मिनरल होना चाहिए और कितना वो तत्व होना चाहिए वो भी फिक्स है। और जैसे मान लीजिए इतना कैल्शियम इतना फॉस्फोरस, या इतना फॉस्फोरस इतना मैग्नीशियम, तो ऐसा मसला है कि आप एक का प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली घटने के भी रिस्क हैं। मतलब जैसे अननेसेसरी का आपने फॉस्फोरस बढ़ाया तो ऐसा हो सकता है, देखिए मैं उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेरे पास परफेक्टली नहीं उपलब्ध है कि जैसे आपका मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं श्योर हूँ कि आप एक किसी मिनरल को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो दूसरे मिनरल को डिप्रेस करने का भी काम होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते चीज़ों का, मतलब जो ज़रूरत है वही डाला जाएगा और जो ज़रूरत नहीं है वो नहीं डाला जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग अगर ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन करेंगे तो हो सकता है कभी कभी हम लोग फ़ायदे की जगह नुकसान कर लें। तो डीसीपी वगैरह नॉर्मली इस तरह से मेरे हिसाब से बहुत सुरक्षित नहीं होगा कि हमने, अच्छा देखें हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि जब आप अनाज डाल रहे हैं अपने फीड में, मान लीजिए आपने मक्का डाल रखा हुआ है, आपने राइस पॉलिश वगैरह डाल रखी है, खलियाँ डाल रखी हैं और अलग से आप मिनरल वगैरह डालते ही हैं, तो लगभग माना जाए कि आपका रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा आपका जो वो है जो आप बना रहे हैं फीड को, जिस फीड को। तो ऐसे में ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन से बेहतर है कि मतलब ज़रूरत समझ के ही डालना होगा। ऐसे बताना बहुत कठिन है कि आप 1% डीसीपी डालेंगे, ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि हमने डिसाइड कर लिया हम 1% डालेंगे तो आप सभी फीड में 1% डालेंगे दोस्तों। तो इस बात को समझ लिया जाए। और एंड करने के पहले आज मेरे हाथ में फिर वो लिस्ट नहीं है जो जिन मित्रों के पास फीड है, तो मुझे वो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, उन मित्रों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके पास नया फीड है और वो सबको अपने भी मंगाते हैं और मित्रों को देते भी हैं बहुत से ज़िलों में, अलग अलग स्टेट्स में। तो ये मेरा वादा है कि इसके बाद वाले लिस्ट मेरे हाथ में होगी और मैं ज़रूर जिक्र कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं भी चाहता हूं कि उन मित्रों को थोड़ी सपोर्ट मिले जिससे कि और मित्रों के जुड़ जाने से उनकी गाड़ियां बड़ी हो जाएं और उनके भाड़े घट जाएं। तो मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मैं भी करूंगा, मेरी भी जिम्मेदारी है और बिल्कुल करूंगा। एक बार का मौका और दें, अगले वीडियो में मैं ज़रूर लिस्ट लेके बैठूंगा। क्या होता है कि व्यवस्था में रहते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ काम करते हैं, मौसम अच्छा लगा समय आधे घंटे का, तो थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और जिक्र दिमाग में रहता है कि सब चीज़ें जैसे डीसीपी और भूसा इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे दिखा था तो मैंने जिक्र कर दिया। आशा है कि आप लोगों को इसके फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों। और हम लोग आगे वाले वीडियो में अब देखें, जैसे मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि मैं जुड़े रहने का प्रयास करूंगा। तो करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।